गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास 10 ए बी और जी। ठीक है, आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि जो लेसन है वो आपका क्या है, 5 है, लेसन 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, पीडी फर्स्ट का आप पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिनमें से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का मतलब है कि एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो किस तरीके से अरेंज करे गए हैं। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से पीरियड्स में क्लासिफाई करे गए हैं या अरेंज करे गए हैं, इसको हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है क्या। अगर हम लोग बात करें कई समय पहले, यानी कि लगभग सन 1800 के आसपास में केवल और केवल हमारे पास कितने एलिमेंट पता थे, 30 एलिमेंट। सन 1800 के समय में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमको 30 एलिमेंट्स पता थे। लेकिन अगर आज के समय में बात करें, यानी कि आज सन 2022 में हम लोग बात करें, तो हम लोगों को टोटल कितने पता है, 118। अब सोचिए कितनी लंबी जर्नी है कि सन 1800 के दशक में हम लोगों को सिर्फ 30 एलिमेंट पता थे और आज 2022 में हम लोगों को पूरे 118 एलिमेंट्स क्या है पता है। ठीक है, पुराने समय में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से बताया कि जो है इतने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, किसके बिहेव पर डिस्क्राइब किया। अगर पुराने समय में बात करें तो इन अर्लियर टाइम में जितने भी एलिमेंट्स होते थे वो दो चीज में डिवाइड करे जाते थे। पहला, या तो वो कहते थे मेटल में होगा, ठीक है, या किसमें होगा, फिर ये नॉन मेटल में। यानी दो ही चीजों में डिवाइड करते थे, या तो वो मेटल में होगा आपका, या फिर कैसा होगा आपका, नॉन मेटल में होगा। अब उसकी बात कैसे बताते हैं ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो उसके एसिड और बेस, एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को देख करके बता देते थे कि या तो ये मेटल है या फिर ये नॉन मेटल है। तो सीधी सी बात है, जो H+ आयन देगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और जो OH आयन देगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये बता देते थे कि जो H+ आयन दे रहा है वो आपका क्या है, मेटल है, जो OH आयन दे रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, मेटल, नॉन मेटल हो जाएगा। अब उसके बाद सन लगभग 1808 के समय में, ठीक है, एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे जिनका नाम था आपका जॉन डाल्टन। उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी हुई थी। इन्होंने कहा था कि जितने भी एटम्स हैं, ध्यान से समझिएगा, कि जितने भी एटम्स हैं उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। किस में रखना है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। ये इन्होंने बताया हुआ था, जिनमें से सबसे जो पहला आता है वो आपका आता है डोबेरियर ट्रेड्स। ठीक है, सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, डोबेरियर ट्रेड्स। डोबेरियर ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब ही होता है 3। ठीक है, ट्रेड्स मतलब क्या होता है आपका 3। यानी कि डोबेरियर जो है एक आपके क्या थे, साइंटिस्ट थे। ठीक, कहाँ के थे साइंटिस्ट, इनका पूरा नाम था जॉन वोल्फ्गैंग डोबेरियर। ये एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि अगर किसी भी एटम्स को, ठीक है, या किसी भी एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझिएगा, किसी भी एटम या एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, ठीक, तो हर 3 एलिमेंट्स में जो सेट होता है कितने कितने का बनेगा, 3 एलिमेंट्स का सेट बनेगा, जिनमें से पहले वाले का एटॉमिक मास और तीसरे वाले का एटॉमिक मास का अगर सम करके निकालेंगे एवरेज, तो वो बीच वाले के बराबर लगभग निकल करके आ जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जो 3 एलिमेंट्स हैं, फिर समझ लो, जो 3 एलिमेंट्स हैं
उनको अगर लिखा जाए यानी 1 2 3 तीन तीन के सेट में लिखा जाए, इसीलिए इसको उन्होंने ट्रेड्स के नाम से दिया। ट्रेड्स का मतलब ही होता है 3, यानी कि तीन तीन का अगर सेट लिखा जाए तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है उन दोनों का एवरेज निकाला जाए, इसका एटॉमिक मास का, ठीक, तो वो सेकंड वाले के बराबर आ जाएगा। और ये एटॉमिक मास किसमें रखने हैं आपको? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे हम लोग बात करेंगे दो मैथड में, देखो हमने लिखा एलिमेंट, सिंबल, ठीक, और उसका एटॉमिक मास। जैसे हमने 3 लिखा, मान लीजिए हमने कौन कौन से लिखे? लिथियम, सोडियम और आपका तीसरा कौन सा है? पोटेशियम। 3 लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सिंबल क्या हो जाएगा? Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K। अब अगर लिथियम का एटॉमिक मास की बात करें तो इसका एटॉमिक मास लगभग होता है 6.9। देखो 6.9, इसका आपका कितना होगा? 23, इसका कितना होता है? 39। तो यानी कि इन्होंने बताया कि अगर हम लोग इसका पहले का और तीसरे का, यानी पहला वाला कौन सा है देखो आपका? ये लिथियम का, यानी कि लिथियम वाले का और पोटेशियम वाले का, इन दोनों का अगर हम क्या करें? सम करें, ठीक है, सम करें यानी कि इसका एवरेज निकालें। तो देखो इसका एवरेज जरा देखो, लिथियम यानी कि Li प्लस K डिवाइडेड बाय 2। तो देखो लिथियम में कितना है? 6.9 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2। अगर 6.9 और 39 को ऐड करके 2 से डिवाइड दोगे तो लगभग तुम्हारा जो आएगा वो आ जाएगा 22.95 यूनिट। कितना आएगा? 22.95 यूनिट। और अगर इसको देखो तो 22.95 लगभग देखो नियर अबाउट 23 के बराबर है, ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने बताया कि अगर इनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, ठीक है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड वाले का एवरेज निकालने पर लगभग सेकंड वाले का निकल करके आ जाता है। जहां पर यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है ये आपके क्या कहलाते हैं? एल्किल मेटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्किल मेटल, बिकॉज दे ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एल्कलाइज बनाते हैं, इसीलिए इनको एल्किल मेटल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार बाकी के 3 एलिमेंट है, जैसे कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंटियम और बेरियम। अगर इसी तरह कैल्शियम का और बेरियम का निकाला जाए, जैसे देखो जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। जो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है वो होगा आपका 40, इसका होगा 40.1, 87.6 और जो बेरियम का एटॉमिक मास होगा वो होगा 137.3। तीनों की यूनिट तो यू मतलब है यूनिट। इसी प्रकार अगर कैल्शियम का और बेरियम का, यानी कि इन दोनों का एटॉमिक मास का अगर एवरेज निकाला जाए, यानी कि दोनों को ऐड करके निकाला जाए तो लगभग जो है आपका स्ट्रोंटियम यानी कि Sr के बराबर आपका निकल करके आ जाएगा। जैसे कैलकुलेट करके देखो 40.1 प्लस 137.3 डिवाइडेड बाय 2 करके देख लो। 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 4, 7 में 0 ऐड करो कितना आएगा? 7, 4 और 3 7, 1 डिवाइडेड बाय 2 करो कितना आएगा? 2 8 जा 16, फिर से करेंगे 2 8 जा 16.7, 87.7 कितना आएगा? तो देखो ये 87 पॉइंट, ये अगर ध्यान से देखो तो उसका होता कितना है एक्चुअल में, ठीक है, लगभग आपका 88.7 है। तो देखो नियर अबाउट में लगभग 87.6 निकल करके आ रहा है।
तो यानी कि जो फर्स्ट और थर्ड वाले का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास लगे होंगे तो उनका अगर सम करके निकाला जाएगा तो लगभग उसके बराबर ये निकल करके आ जाएंगे। जहां पर आपका कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। फिर समझ लो, जो पहले वाले थे वो क्या थे आपके एल्किल मेटल्स थे। क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते थे? एल्कलाइज। और ये वाले जो आपके ये एल्कलाइन अर्थ मेटल कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है। अब इसी तरह इन्होंने और भी 3 एलिमेंट बताए थे, जैसे क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। इन्होंने कहा अगर क्लोरीन और आयोडीन का भी अगर इसी प्रकार, ध्यान समझना, इसका किसका कहा है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर क्लोरीन और आयोडीन का इन दोनों का सम करके निकाला जाए, किसका किसका? क्लोरीन का और आयोडीन का। जहां क्लोरीन का लगभग होता है तुम्हारा 35.5, ठीक, और प्लस अगर आयोडीन का सम करेंगे तो आयोडीन का आएगा 126.9 इनका। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, 6 6 12, 3 2 5 6 और 162 डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आएगा? 81.2। कितना आ जाएगा? तो ये लगभग आपका जो निकल करके आ जाएगा किसके बराबर? ब्रोमीन का। जो कि ब्रोमीन का कितना होता है? 79.9। यानी कि देखो लगभग नियर अबाउट में इसके बराबर ये इसका एटॉमिक मास निकल करके आ रहा है। ठीक है। अब ये तो चलो होगा इनके 3 जो इन्होंने बताए, और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम लोग हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हैलोजन के नाम से जानते हैं। क्यों हैलोजेंस कहते हैं? क्योंकि हैलोजन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, हैलो और जेन। क्या क्या है? हैलो और जेन। जो हैलोजन है आपका, ये हैलोजन आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका हैलो, दूसरा है आपका जेन। जहां हैलो मतलब होता है सॉल्ट और जेन मतलब होता है प्रोड्यूसर। ठीक, यानी कि जो सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन। ज्यादातर सॉल्ट हमारे इन्हीं से मिलकर के बनते हैं, इसीलिए इनको हैलोजन के नाम से जाना जाता है। अब यहां तक तो चलो ठीक है। अब लिमिटेशन भी है इनकी। लिमिटेशंस क्या है ट्रेड्स की? ठीक है। डोवेगर ने बताया था कि अगर केवल 3 एलिमेंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर 3 एलिमेंट्स का सेट करके निकालेंगे तब तो ये थ्योरी निकल करके आ जाएगी। लेकिन अगर इसी थ्योरी को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा? तब वो वहां पर पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट सही नहीं बैठता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ 3 तक तो ठीक था, लेकिन अगर उसी तरह नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगे सीजियम और रूबियम में, तो उन दोनों में ये कॉन्सेप्ट सटीक बिल्कुल सही नहीं बैठता। इसकी वजह से ये इनकी क्या थी? कमियां थी। ठीक, कि जो है ऊपर के 3 जितने हैं उनका तो ठीक है कि उनका अगर एवरेज निकालते हैं तो निकल करके चलो आ रहा है, मानते हैं सही है। लेकिन अगर बाकी के नीचे देखते हैं तो उनका वो एवरेज करने पर उसके बराबर निकल करके नहीं आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल पर हम बात करें नाइट्रोजन और आर्सेनिक की। ठीक है। जैसे अब हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक की बात करते हैं इसी में। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। अब जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो तो होता है 14, फास्फोरस का होता है 31 और जो आर्सेनिक का होता है वो आपका होता है लगभग 74.9। अब जरा इनको सम करके देख लो। ठीक, जरा ऐड करिए। देखिए नाइट्रोजन और आर्सेनिक को, यानी कि 14 प्लस 74.9 डिवाइडेड बाय 2 करो तो ये देखो कितना हो जाएगा आपका 0.9, 4 और 4 8, 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 2 करो कितना आएगा 44.45। अब देखो ये कितना ज्यादा निकल करके आ रहा है, जबकि होता कितना है 31 है, तो मतलब 32 भी ठीक है, नियर अबाउट में आ रहा है। 32.5 है तब भी नियर अबाउट में आ रहा है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है 44.5 और 31। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि इनका जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ चीजों पे तो बिल्कुल सटीक बैठता था, यानी कि जो स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स थे जो हल्के एलिमेंट्स थे, ठीक है, जैसे
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। जो कैल्शियम तक के थे वो हल्के एलिमेंट्स थे, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एलिमेंट्स आगे बढ़ने लगे, माने हैवी एलिमेंट्स होने लगे, ठीक, तो उन पर ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से इनका ठीक नहीं बैठता था, इसीलिए इनके मॉडल को क्या किया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, कि इनका मॉडल जो है वो ठीक नहीं है। अब उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट थे उनका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। ठीक है, अब इसके विषय में हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे कि न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेट्स यानी न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेट का कौन सा ऐसा रूल दिया हुआ था। थैंक यू क्लास।